नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का मामला जब से आया है तब से भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही आक्रामक समाजवादी पार्टी की तरफ हो गई है। खास तौर से वो 90 की याद दिला रही है। ये बात कह रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा का विरोध किया। और आज योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या में थे तो उन्होंने बहुत ही एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज अदा किया जा रहा था। तो इस तरीके का बयान दिया गया है। और इसी पर अखिलेश यादव का भी जवाब आया। अखिलेश यादव ने कहा, पराजय काल विपरीत बुद्धि। यानी कहीं ना कहीं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना पराजय नजर आ रहा, तो इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम जुड़ गए हैं। आजम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ नमस्कार। हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। तो आजम जी, क्या लग रहा है आपको? अचानक से क्या हो गया? हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात करें, केशव मौर्य की बात करें, ये सभी के सभी अब अचानक से हिंदुत्व को लेकर समाजवादी पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। आज तो योगी आदित्य ने कह दिया कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पे आप लोग नमाज करवा रहे थे। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, विशेषकर योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, जो ये लोग हैं, ये पीडीए की जो जागरूकता है, पीडीए की जो ताकत है, उससे इतना घबरा गए हैं कि अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रहे हैं। आखिर भारत जाना किस लिए जाता है? भारत जाना इसलिए जाता है कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, यानी भारत में विभिन्न संस्कृतियां रहती हैं और आपस में समाहित है और एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के रहती आई है। ये प्राचीन इतिहास है भारत का। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो आइडियोलॉजी है, वो लड़ाने वाली है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, सिख ईसाई को लड़ा दो, इनको इनसे लड़ा दो, यानी लड़ा के किसी तरह से जो देश का बंटवारा हुआ था उसको याद करने की कोशिश करते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो। लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था की जब बात करते हैं तो मनुवादी व्यवस्था में, सामंती व्यवस्था में जो अपर क्लास है उसी के पास अधिकार होते थे, बाकी सब क्लास डिप्रेस्ड होता था। तो वही डिप्रेस क्लास ये बनाना चाहते हैं। लेकिन आज का भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश का पीडीए जागरूक हो चुका है। वो उनके किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। वो ले, नमाज कहीं भी पढ़ी जाए, पूजा कहीं भी करी जाए, उसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री को एतराज है, उन्हें वोट चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात से एतराज नहीं है। अगर वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस की भूमिका उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के लोग कंधे से कंधा मिला के बिना किसी वेमनेस के रहेंगे। लेकिन ये नफरती ताकतें चाहते नहीं है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आपस में मिलजुल कर तरक्की करे। ये चाहते हैं लड़ता रहे और अपने खाने के उसके लाले पड़े रहे। जब लेकिन 5 किलो आजम जी क्या वजह है? आजम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या वजह है कि बार बार केशव मौर्य चाहे योगी आदित्यनाथ ये याद दिला रहे हैं कि 1990 में कार सेवकों पर आप ही की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी जिसने गोली चलाई, और ये जनता को क्यों याद दिलाया बार बार जा रहा? क्या ये राम मंदिर के मुद्दे में, जो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, उससे भटकाने की कोशिश है, या क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रोपगंडा करती है। 1990 में जो घटना घटित हुई, वो 1990 की जो घटना है वो एक कानून का राज स्थापित करने की
तत्कालीन सरकार की कोशिश थी। तत्कालीन सरकार का, जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था सुरक्षित रहे। ये लेकिन ये संविधान को, कानून को मानते नहीं है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिरता है तो तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में एश्योरेंस देती है कि कार सेवकों से ढांचा को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस एश्योरेंस के बावजूद विवादित ढांचा गिरता है और एक दिन की कल्याण सिंह को सजा भी होती है। तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है। नितिन जी, क्या लग रहा है? आज देखिए, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाई जा रही थी। इस तरीके के बयान किस दिशा में आपको यूपी की राजनीति जाती हुई नजर आ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन हो गई है राम मंदिर के मसले के सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए मनीष जी, जिस तरीके से पूरा का पूरा चोरी का मसला उजागर हुआ है, उसके बाद से राजनीति जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब तक बीजेपी ये कहती आई थी कि वो मंदिर की प्रणेता है और वही राम को लाए हैं और उन्होंने ही उनके ही कार्यों के द्वारा जो है मंदिर निर्माण संभव हो पाया है, मंदिर बना है, मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस तरह की चोरी देखने को मिली है, जिस तरह का अंदर में लूट देखने को मिली है, वो अपने आप में किसी के गले नहीं पच रहा। और यही वजह है कि अगर आप पीछे 15 दिनों की सुर्खियां देखें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या आम जनमानस के बीच में चर्चा का विषय हो, उसमें इस बात की चर्चा है मनीष जी कि आखिरकार राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई। यानी जो परिकल्पना बीजेपी ने राम मंदिर बनाने की थी, उसका जस्ट अपोजिट परिकल्पना लोगों के बीच में हो गया है। यानी कि जो एक चोरी हुई है, जो डाका डाला गया है, वो निश्चित रूप से बीजेपी के गले की फांस है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक संत जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में अयोध्या दौरे पर जाया करते थे, राम मंदिर के दर्शन करते थे और वहां की व्यवस्था करते थे, जो डेवलपमेंट है उसकी समीक्षा करते थे। लेकिन बावजूद उसके उस तरह का दुस्साहस घटनाक्रम, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, न कि सरकार पर बल्कि मंदिर प्रशासन पर, ट्रस्ट पर और खास तौर पर बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों पर। तो ऐसी स्थिति में अब इससे बचना कैसे होगा? इससे बचना उसी तरीके से जा सकता है जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ था, तब बचे थे। देखिए, सीधे तौर पर मनीष जी ये कहा जाए कि जो हिंदुत्व कार्ड है बीजेपी का, जो कि सबसे सॉफ्ट कार्ड है, वो 1992 से लेकर के अब तक वही कार्ड इनका काम आता रहा है। और यही वजह है कि उसी कार्ड के सहारे फिर से उत्तर प्रदेश में 2027 की नैया पार कराने में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी। देखिए, पूरे घटनाक्रम पर मनीष जी नजर डालें तो जब का घटनाक्रम बताया जा रहा है, यानी कि 1990 का, उस वक्त योगी आदित्यनाथ की उम्र महज 18 वर्ष की थी और जो केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष की थी। तो आप सोचिए कि जब ये घटनाक्रम बताया जा रहा है तो वो दोनों लोग भी पूरी तरीके से पढ़ाई लिखाई के दौर में रहे होंगे, रोजी रोजगार की तलाश में रहे होंगे, क्या फ्यूचर में करेंगे ये सोच रहे होंगे। कोई डायरेक्ट डिप्टी सीएम, कोई डायरेक्ट सीएम और सांसद नहीं बना है। संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके, बेकायदा एक नारे के साथ में वो इस्टेब्लिश होते हैं केशव मौर्य, और उसके बाद की राजनीति सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को पता है कि अगर हम इस लाइन से हट जाएंगे और जिस लाइन पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा। योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी स्थिति में उनको बताना चाहिए कि 9 वर्ष की सरकार में लगातार दूसरी बार वो सीएम है, 9 वर्ष की सरकार में उन्होंने अयोध्या में क्या क्या डेवलपमेंट किए, क्या क्या माइलस्टोन काम हुए, कौन कौन से ऐसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हुए, कैसे बाहर का जो एक निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो वहां पर आया, कैसे लोग अयोध्या की ओर आकर्षित हों, इस बात पर बताना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह का घटनाक्रम बताया जा रहा है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, खासतौर पर उस दृष्टि से जब हम एक टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और ऐसी स्थिति में लोग चांद पर जा रहे हैं, लोग भूतल से जो है मैप खींच रहे हैं, नक्शे खींच रहे हैं, चांद तक लोग जो है फोटोज भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता कि आम जनमानस के बीच में, खासतौर पर जो युवाओं का उत्तर प्रदेश है, उससे गले उतरने वाला है। क्योंकि देखिए, मंदिर का घटनाक्रम सभी को पता है, 6 दिसंबर 1992 जिस तरह से विवादित ढांचा गिराया गया, लेकिन यह घटनाक्रम का जिक्र कहीं नहीं है कि जो अयोध्या की जो हनुमानगढ़ी है, वहां की मंदिरों पर, वहां के जो जीने हैं, वहां पर भी किसी तरह की नमाज पढ़ी गई। इस तरह का घटनाक्रम अभी कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी, वो अपने आप में पूरे विश्व में प्रचलित रही। दुनिया भर की मीडिया, बीबीसी से लेकर के सीएनएन से लेकर के जितनी बड़ी एजेंसीज थी,
वो सब वहां पर कवर की। उसके बाद जब हाईकोर्ट का निर्णय आया तब कवर हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब कवर हुआ, यहाँ तक कि मंदिर की जब नींव रखी गई और मंदिर का जब प्रथम उद्घाटन किया गया, फिर द्वितीय उद्घाटन किया गया, तो ऐसे तमाम घटनाक्रमों पर इस तरह का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है कि जो हनुमानगढ़ी है वहां पर भी नमाज पढ़ी गई है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की राजनीति करके, चूंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदुवादी नेता है और एक जो कट्टर हिंदुवादी की छवि जो है वो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि तो वो क्या उत्तर नितिन प्रदेश जी के अभी से मुख्यमंत्री हैं। ध्रुवीकरण नितिन जी क्या अभी से ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो चुका है, क्योंकि 1 साल से भी कम समय रह गया चुनाव का, तो ज्यादा ध्रुवीकरण, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद वो लूज कर चुकी है प्रदेश में। और बिल्कुल देखिए, ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष जी की 6 महीने बाद हम लोग चुनावी मोड में आ जाएंगे, यानी कि आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू हो सकती है, क्योंकि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन का राइट होता है वो कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू करके वो डेट अनाउंस कर दे। तो ये माना जा रहा है कि जुलाई चल रहा है और अब से 6 महीने बाद यानी कि दिसंबर जब आएगा तो हम लोग चुनावी मोड में होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो 2017 में बीजेपी को विजय हासिल हुई थी, तो जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में विजय हासिल हुई थी, जो 2022 में विजय हासिल हुई थी, वो विजय 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में हासिल नहीं हुई। आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला काम किया और लगातार संविधान का हवाला देते हुए और ये कहा कि ये लोग आरक्षण जो है रद्द कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें हासिल हुई, 6 से 7 सीटें जो है कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और उनके जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो जीते। तो इस स्थिति में योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि अगर हम धर्म की राजनीति अगर ध्रुवीकरण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि यूपी की राजनीति जो है वो जाति आधारित राजनीति है, ऐसी स्थिति में अगर हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पिछलेंगे। और पिछलेंगे तब जब हम ऐसी स्थिति में आप पहुंचे कि मंदिर निर्माण हुआ, उसकी वाहवाही खूब हुई, 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या ही बीजेपी हार गई। ऐसी स्थिति में अब जब चढ़ावा चोरी का मामला आया है, पूरी तरीके से हाईलाइटेड है मामला, यहाँ तक कि जो वहां के भक्त हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम दर्शन तो करेंगे लेकिन हम 1 रुपए चढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इस पैसे को जो हम चढ़ाएंगे उससे जो ट्रस्ट के लोग हैं वो ऐशो आराम करते हैं, वो अपनी निजी इस्तेमाल करते हैं, और चोरी जिस तरह से हुई सबके सामने है। यहाँ तक कि ये भी दावा किया गया है कि वहां के जो दर्शनार्थी थे उनकी संख्या में भी भारी कमी आई है। तो अपने आप में योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को पता है कि अगर इसी पिच पर बैटिंग करेंगे तभी नैया पार हो सकती है। और ये पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, 6 दिसंबर 1992 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी एक पार्टी से आज लगभग 300 जो है उनके प्लस सांसद हो गए, उत्तर प्रदेश में कई बार की सरकार हो गई, देश भर में बीजेपी की सरकारें हैं कई राज्यों में। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को पता है कि अगर इस लाइन से हट करके अगर हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। मनीष जी बिल्कुल नुकसान होगा। आजम जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आजम जी क्या लग रहा, देखिए एक तो खबर ये आ रही है कि शायद जो चढ़ावा था राम मंदिर में वो घट गया है, वो अब 10 और 20 के नोटों में आ रहा है। पहले जहां लोग 100 500 इस तरीके से नोट चढ़ा रहे थे, वो नोट अब नहीं चढ़ रहे हैं, बल्कि 10 और 20 यानी लोग कम से कम दान चढ़ा रहे हैं। तो ये इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं, और इस मुद्दे को किस तरीके से आप चुनाव तक अपने साथ बरकरार रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि मैनिपुलेट करने में, मुद्दों को घुमाने में उनसे ज्यादा शायद कोई राजनीतिक दल उतना सानी नहीं रखता। तो आप किस तरीके से इस मुद्दे को बनाए रखेंगे, और 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले पर अब सुनवाई होगी। बिल्कुल मनीष, मंदिर चढ़ावा में जो हेरा फेरी और चोरी हुई है, ये आम जनमानस के जहन में बुरी तरह से हावी है। मतलब वो इसे ये मान रहा है कि जो सरकार भगवान राम के दान में चोरी कर सकती है, वो सरकार सरकारी राजस्व का क्या इतना बंटाधार कर रही होगी, कितना चोरी कर रही होगी, कितना करप्शन कर रही होगी, वो सोचा भी नहीं जा सकता है। वो तभी समझ में आएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और जब इंक्वायरीज होंगी, तब ये समझ में आएगा कि इन्होंने देश को और प्रदेश को अंदर से कितना खोखला कर दिया। यानी नैतिकता इनकी बिल्कुल नहीं रही है। जनता ये मान रही है कि इतने अनैतिक होंगे, ये जनता ने सोचा नहीं था। जनता खुद अफसोस जाहिर कर रही है कि हमने इन पे भरोसा किया और उस भरोसे को इन्होंने ठेस पहुंचाई। अब बिल्कुल इनके बहकावे में नहीं आने वाली है।
चाहे ये नमाज की बात करें, चाहे शमशान की बात करें, चाहे कब्रिस्तान की बात करें, जितनी बातें हैं ये कर ले। लेकिन जनता ने इन्हें वोट तो इसलिए दिया था ना कि उसकी जीवन की व्यक्तिगत जो पीड़ा है, यानी जो उसका कष्ट है वो दूर हो। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे जनता को उलझाए रखा। देश के विकास और डेवलपमेंट ठीक है, देखिए आपको चकाचौंध दिख सकती है, लेकिन उस चकाचौंध से आम जनता को फायदा नहीं मिला। उसके प्रति व्यक्ति आय में न वृद्धि हुई, न उसके लोगों को रोजगार मिला, न उसकी किसानों की आय में कोई वृद्धि हुई। कुल मिला जुला के हुआ क्या, सिर्फ कर्ज बढ़ता गया। भारत पे जो लोन है प्रति व्यक्ति वो दुगना तिगुना होता चला गया। आजम जी, जी आपकी जो वीडियो है ना बहुत फ्रीज हो रही है, साफ नहीं आ रही है, तो हम फिर बाद में आपसे जुड़ेंगे। हम तब तक नितिन जी के पास जाते हैं क्योंकि बहुत नेटवर्क की दिक्कत हो रही है आपकी तरफ से। नितिन ओके जी, ओके चढ़ावा चोरी में कमी आ रही है, लोग केवल 10 और 20 के नोट अब चढ़ा रहे हैं, जबकि पहले 500 के नोट तक बहुत ज्यादा आ रहे थे। ये क्या वजह है? और एक खबर पे और रोशनी डालिएगा कि क्या चंपत राय अभी भी अयोध्या में है? कहा जा रहा था कि वो अब अयोध्या में है नहीं, लेकिन अलग अलग खबरें आ रही है। क्या आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मनीष जी, पहले सवाल का मैं आपको जवाब दूं। देखिए, जो चढ़ावा में जो कमी आई है वो निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा मुद्दा है चढ़ावा चोरी जिस तरह से हुई है, और जो ये दुस्साहस घटना हुई है उसकी वजह से चढ़ावा में जो है वो कमी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक ये पीरियड चल रहा था, मई जून जुलाई जो होता है मिड टर्म, इसमें बहुत सारे प्रांतों के स्कूलों में छुट्टी होती है। बहुत सारे लोग अपने नानी के घर, दादी के घर, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा के घर जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम उत्तर प्रदेश चल रहे हैं तो निश्चित रूप से अयोध्या के दर्शन करेंगे, हम काशी विश्वनाथ जाएंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे। तो ये इस पीरियड में इस तरह का खुलासा जो हुआ है वो कहीं ना कहीं कमी का कारण है, क्योंकि लोगों में आस्था पर चोट पहुंची है सीधे तौर पर। जैसा कि बीजेपी अब तक कहती आई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा हिंदू उनके साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 85 करोड़ हिंदू देश में हैं, वो सारे के सारे लोगों ने महाकुंभ का स्नान किया। ऐसी स्थिति में उन सब लोगों ने दर्शन किए। तो सवाल इस बात का हो रहा था कि आखिरकार जब इतने लोगों ने दर्शन किए तो वो उन्होंने चढ़ाया भी कुछ होगा, तो अगर चढ़ाया है तो कहाँ चला गया? मात्र 80 लाख रुपए की बरामदगी ये अपने आप में हास्यास्पद है मनीष जी, क्योंकि जिस खजाने में चोरी हुई है, यानी कि समुद्र में चोरी हो और एक लोटा पानी सिर्फ बताया जाए कि ये बरामद हुआ है, ये किसी के गले नहीं पच रहा। जैसा कि अटल जी ने भी किसी समय संसद के भीतर कहा था कि अगर रात को सोते समय चोरी हो रही है और कुत्ता ना भौंके तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि कुत्ते की कहीं ना कहीं चोरों से मिली भगत है। कुछ वैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में बनी है, अयोध्या में बनी है, और यही वजह है कि बीजेपी ऐसी स्थिति को भाप चुकी है। और यही वजह है कि वो ना तो पीटीए के मुद्दे पर उतरना चाहती है, ना डेवलपमेंट के मुद्दे पर उतरना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरीके से 92 की घटनाक्रम था और जिस तरीके से 2014 में मोदी का उदय हुआ है देश भर में, उसी मुद्दे पर चुनाव हो, यानी कि धार्मिक मुद्दे पर चुनाव हो। और जाहिर सी बात है कि धार्मिक मुद्दे पर चुनाव होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी को सफलता मिलेगी, बीजेपी जीतती हुई दिखाई देगी। अब चूंकि जनता को देखना होगा कि आखिरकार ऐसे जो घटनाक्रम हो रहे हैं देश भर में, सिर्फ अयोध्या में ही मामला नहीं खुला। आपने देखा कि केदारनाथ में भी जो है जांच कमेटी बना दी गई है। लखनऊ में ही एक यहाँ पर मंदिर है शंकर भगवान का, वहां पर भी चोरी की घटना देखने को मिली है। वहां के जो ट्रस्ट के लोग थे, पुजारी लोग थे, वो घंटा वहां पर बेचा करते थे। कल ही ये मामला उजागर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तमाम जगहों पर इस तरह से दुस्साहस घटना देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह मनीष जी कि आखिरकार जितने भी आप हिंदू टेम्पल देखिए, मैं भी देश भर में तमाम जगहों पर टहला हूँ, गया हूँ, घूमा हूँ, उन सब जगहों पर आप देखिए कि चढ़ावे को लेकर के, वीआईपी दर्शन के नाम पर और लाइन न लगने के नाम पर, अलग से दर्शन कराने के नाम पर लोग हजारों रुपए देने को तैयार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को पता है कि इस तरह का जो पैसा आया है वो निश्चित रूप से कितना गया है ये किसी को नहीं पता। मात्र 80 लाख बता देना ये जनता के गले नहीं उतर रहा। दूसरा जो प्रश्न आपका है, उस प्रश्न का जवाब मैं इससे दूंगा कि जैसे अब तक जो राजनीति चलती आई थी वो चलती आई थी सीधे तौर पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। लेकिन अब चूंकि मॉडर्न युग हो चुका है, लोग 5G में घूम रहे हैं, हर गांव गांव का बच्चा जानता है कि कौन से स्कूल में हम दाखिला कराएंगे तो वहां पे कौन से कोर्सेज हैं। कश्मीर से बैठा कन्याकुमारी का सर्च कर सकता है और गुजरात से बैठा व्यक्ति कोलकाता के बारे में सर्च कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब जनता को गुमराह करना बेहद जो है मुश्किल का काम है। ऐसी स्थिति में अब भी राजनीतिक पार्टियां सोच रही हैं कि वो मंदिर मस्जिद के नाम पर, नमाज और पूजा के नाम पर लोगों को गुमराह कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है मुश्किल है।
एक एक बयान अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ अभी नितिन जी की जो बीजेपी नेता है ब्रिजलाल, जो कि डीजीपी भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने दावा किया है कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज होता था। हालांकि एक दूसरे आईपीएस हैं बीएन राय, उन्होंने इन आरोपों का पूरी तरीके से खंडन किया है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। क्या कहेंगे इस पे आप? बीएन राय बिल्कुल देखिए इनकार कर मनीष रहे जी, हैं कि झूठ कितना बोल रहे हैं पूर्व कितना डीजीपी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, और सबसे बड़ी बात मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, देखिए कोई भी पूर्व आईएएस हो या आईपीएस अधिकारी हो, सपोज करिए कि 1990 बैच का कोई आईपीएस अधिकारी हो और वो यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई तो वो ये कहता पाया गया कि 2017 के बाद से अपराधों में कमी आई है। यानी कि 90 बैच का आईपीएस अधिकारी और अपराध का पैमाना नाप रहा है 2017 के बाद से। यानी कि 27 साल वो सर्विस में रहा, 27 सालों तक उसने जनता की सेवा का जो मेडल पहना था, जो बैच पहना था, उसमें उसने क्या किया। ब्रजलाल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे हैं, अभी मौजूदा और समय में राज्यसभा सांसद हैं, एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो है अयोध्या पर एक किताब लिखी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब नमाज पढ़ी जा रही थी तो एज एन आईपीएस ऑफिसर आपने वहां पर क्या किया। आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपके बैच के तमाम लोग रहे हैं, कानून व्यवस्था कायम करना पुलिस अधिकारी का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। किसी नेता, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री का काम नहीं होता, उसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। जैसा कि देखने को मिला कि बताया गया कि 1992 में जो है 90 में मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी। उस वक्त प्रमुख सचिव गृह कौन था? उस समय जो प्रमुख सचिव गृह था वो आपका जो है मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना बैठा है। तो ऐसी स्थिति में जनता समझ रही है कि आखिरकार कैसे हमको गुमराह करके लोग डाइवर्ट करते हैं पूरे मुद्दे को। तो ब्रजलाल का ये कहना बिल्कुल कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, मुझे नहीं लगता कि आम जनमानस के गले में किसी के उतरने लायक ये बातें हैं। मनीष जी। बिल्कुल आप क्या कहेंगे आजम जी, जिस तरीके से ब्रजलाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व डीजीपी हैं, उनकी तरफ से ये आरोप लगा है, हालांकि एक दूसरे आईपीएस इस बात का खंडन कर रहे हैं। मनीष, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीएचपी, ये एक झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि वो सच लगने लगे। ये बिल्कुल झूठा आरोप है और किसी भी तरह की ये घटना कहीं भी लिखित या कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में मिलती नहीं है। और अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री का भाषण भी कोई आईएएस ही लिख रहा होगा या कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन ही लिख रहा होगा। वो इतना गलत डाटा मुख्यमंत्री को दे देता है बोलने के लिए और मुख्यमंत्री बोल के चले भी आते हैं। तो ये आज के मतलब उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इतना अनर्गल झूठ बोलता है। हम लोग बहुत उम्मीद करते यहीं हैं। पे हम चर्चा को विराम देते हैं आजम जी, क्योंकि अभी भी आपकी वीडियो फ्रीज हो रही है, लेकिन इस चर्चा को हम फिर आगे कभी जारी रखेंगे। लेकिन आप दोनों ने विस्तार से बताया किस तरीके से पूरी तरीके से चुनाव से पहले मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है और इस तरीके के अब बयानबाजी शुरू हो गए, तुष्टीकरण के जो आरोप है वो लगने शुरू हो गए हैं। नमाज और हमने पहले भी चुनाव में 2017 में भी देखा था, कब्रिस्तान और इस तरीके के मुद्दों पर लगातार बयानबाजी हो रही थी। तो आप दोनों ने समय निकाला द फेडरल देश के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर कभी दूसरे मुद्दे पर हम आपसे, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो हम किसी न किसी मुद्दे पे आपसे मुखातिब होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।